नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बौद्धिकता, जिधर देखो उधर ही इसकी चर्चा है। आपके जीवन के विविध पक्षों को एक तरह से एआई ने आत्मसात करना शुरू कर दिया है। आज एआई का उपयोग न जाने कितने क्षेत्रों में किया जा रहा है। रिसर्च से लेकर के हमारे दैनंदिन जीवन के विभिन्न कार्यों को एआई जिस तरह से संपादित कर रहा है, वो आज के दौर में एक डिबेट का विषय बन गया है। एआई के व्यापक सामाजिक सरोकारों से लेकर के उसके प्रभावों पर समाज वैज्ञानिकों के अंदर एक चिंता जागृत हुई है और इसके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर के विभिन्न स्तरों पर शोध भी की जा रही है। लेकिन आज हम आपसे चर्चा करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। एक देश है, छोटा सा देश, आपने नाम सुना होगा, अल्बानिया। लेकिन वो देश छोटा भले ही हो, लेकिन है महत्वाकांक्षी। जी हां, एक अनोखा प्रयोग उसने किया है और यह प्रयोग है अपनी देश की सरकार में। अल्बानिया ने, वहां के प्रधानमंत्री ने एक मंत्री को नियुक्त किया है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? देश का हर प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में मंत्री तो नियुक्त करता ही है, यह उसका अधिकार है। लेकिन जी नहीं, यहां जो अनोखा प्रयोग किया गया है वो है एक एआई बॉट को मंत्री बना देना, कैबिनेट रैंक का। जी हां, डेलिया नाम का यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोट अब अल्बानिया के पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, यानी जो उसके सरकारी अनुबंध हैं, सरकारी ठेके हैं या जो टेंडर आते हैं, निविदाएं आती हैं, उनके कार्य को संभालेगा। यह कदम तकनीकी दृष्टि से तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन इसके व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक प्रभावों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी राम ने यह घोषणा की है कि डेलिया नामक यह एआई बॉट अब सभी प्रकार के जो सार्वजनिक अनुबंध हैं, सार्वजनिक ठेके हैं, उनकी देखरेख करेगा। डेलिया का अर्थ क्या होता है? डेलिया जो अल्बानियन भाषा है उसमें इसका अभिप्राय है सूरज। देखिए, सूरज की रोशनी कितनी प्रखर, तेजस्वी होती है। तो शायद यह सूरज रूपी उस देश के राजनीतिक इतिहास में एक नई रोशनी बन के उभरेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। और यह रोशनी होगी एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना को साकार करने का, क्योंकि बॉट किसी के दबाव में नहीं आएगा। यह किसी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव से, सरोकारों से, आग्रह पूर्वाग्रहों से पूरी तरह मुक्त होगा। इसका मुख्य कार्य होगा जो सरकारी परियोजनाएं हैं और उसके लिए जो टेंडर्स आते हैं, जो ठेके दिए जाते हैं, उसका पूरी निष्पक्षता के साथ मूल्यांकन करे और उसकी अनुमति दे। प्रधानमंत्री ने अल्बानिया के इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है और यह उम्मीद प्रकट की है कि सभी सरकारी टेंडरों में अब 100% भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी। अल्बानिया एक छोटा सा देश, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी। यह देश भ्रष्टाचार और माफिया की गतिविधियों से जूझ रहा है। वहां के माफियाओं ने उस व्यवस्था को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि आम आदमी के साथ साथ सरकार भी कहीं परेशान है। ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और ऐसे ही अन्य अनैतिक और भ्रष्ट कार्य करने वाले जो गैंग हैं,
वो पूरी सरकारी व्यवस्था को कहीं एक तरह से प्रभावित कर रहे हैं और देश के विकास में इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। और इस भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था उस देश में है, उसने अल्बानिया को, जो उनका यूरोपीय यूनियन है, उसकी सदस्यता प्राप्त करने में भी बहुत सारी चुनौतियां खड़ी कर दी है। सरकार चाहती है कि आने वाले 5 वर्षों में अर्थात 2030 तक अल्बानिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने, और इसके लिए आवश्यक है अपने देश की एक साफ सुथरी छवि का निर्माण करना। ये जो डिएला नाम का चैटबॉट है, ये एक प्रकार का वर्चुअल असिस्टेंट है जो ई अल्बानिया नामक प्लेटफॉर्म पर पहले से ही मौजूद था। नागरिक और व्यवसायी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, और इसका उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है? सरकारी सेवाओं में। आप डिएला की मदद ले सकते हैं। ये वॉइस कमांड से काम करता है और अपने दस्तावेज जो हैं, संबंधित दस्तावेज, उनको जारी कर देता है और डिजिटल हस्ताक्षरों को भी ये मान्यता प्रदान करता है। इस व्यवस्था का लाभ क्या होगा? उम्मीद है भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, जो सरकारी कार्य पद्धति है उसमें तीव्रता आएगी, उसमें दक्षता आएगी, जो उनका शासन है, प्रशासन है, वो दुरुस्त होगा, दक्ष होगा, और ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता भी स्थापित होगी, और उस देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि में भी सुधार होगा। लेकिन हर नई तकनीक अपने साथ नई चुनौतियां लेकर के आती है, यह तो हम जानते ही हैं, और इसी के साथ इस व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए जाने लगे हैं। जब मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, जब ह्यूमन सुपरविजन समाप्त हो जाएगा, तब क्या होगा? अल्बानिया की सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इस एआई मंत्री पर मानवीय नियंत्रण किस सीमा तक होगा। यह खतरा भी बराबर है कि जिस तरह से तकनीक विकसित हो रही है, इसने हैकिंग का खतरा बढ़ा दिया है। तो कभी एआई मंत्री को हैक कर लिया गया, मैनिपुलेट कर लिया गया, पूरा सिस्टम को हैक कर लिया गया, तब इसके परिणाम बिल्कुल प्रतिकूल हो सकते हैं। जो आपने सोचा था वैसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी चुनौती है, क्या इस व्यवस्था को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होगी? क्या आम आदमी सरकार के इस निर्णय को स्वीकार करेगा कि एक मानव हस्तक्षेप से रहित यंत्र चालित पद्धति के आधार पर सरकारी कार्यों का निष्पादन किया जाए? इसके साथ जो नैतिक प्रश्न जुड़े हुए हैं कि क्या मशीनों को मंत्री बना देना लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण कर पाएगा? क्या इस व्यवस्था में किसी प्रकार के दुरुपयोग की आशंकाएं नहीं है? कभी उसको ऐसा सिस्टम उसमें कर दिया गया, क्योंकि ये सारी चीजें मानव निर्मित है, और ऐसा सिस्टम कर दिया गया कि ये जो डिएला है ये भी कहीं उस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा हो गई, तब सरकार का क्या होगा? समाज का क्या होगा? प्रश्न उठता है कि क्या एआई हमारी सरकार और शासन प्रशासन का हिस्सा बन सकता है जिसको सामाजिक और नैतिक स्वीकृति प्राप्त हो? यह तो हम जानते ही हैं कि पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से एआई का आगमन हुआ है, एआई ने हमारे बहुत सारे कार्यों में अपना सीधा हस्तक्षेप स्थापित किया है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकारें एआई का उपयोग कर रही हैं। भारत जैसे देश में भी एआई का प्रयोग बहुतायत से शुरू होने लगा है। जहां शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय में या क्षेत्रों में इसका उपयोग बढ़ा है, वहीं एआई का उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट में किया जाने लगा है। एआई का उपयोग हमारी टैक्स व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जाने लगा है। एआई का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मंत्री बना देना, यह तो अपने आप में एक विशिष्ट और अभूतपूर्व घटना है। एआई का उपयोग जब गवर्नेंस में होना लगेगा, एआई जब न्यायालय में लंबित मामलों की सुनवाई करने लगेगा,
इस तरह के समाज को हम बनाने जा रहे हैं। क्या जब मशीनें निर्णय लेने लगेंगी तो रोजगार पर असर नहीं आएगा? युवाओं के लिए नौकरियों का वैसे भी संकट बना हुआ है, क्या नौकरियों पर खतरा नहीं आएगा? क्या इंसानी संवेदनाओं से शून्य एआई व्यवस्था उन नैतिक प्रतिमानों को, नैतिक मूल्यों को समझ पाने में सक्षम है? और गवर्नेंस में जब एआई का उपयोग होने लगेगा, डिजिटल नेता पैदा होने लग जाएंगे या डिजिटल नेता तैयार करने लग जाएंगे, तो आने वाले समय में हमारी राजनीति का क्या स्वरूप होगा? क्या हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारी पूरी सरकार ही एआई से संचालित होगी? एआई प्रधानमंत्री, एआई राष्ट्रपति। ये कल्पना ही अपने आप में एक अजीब सा दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि भावनाओं से शून्य, संवेदनाओं से शून्य एआई व्यवस्था किस प्रकार से मानव कल्याण में सहयोगी हो पाएगी। वस्तुतः अल्बिनिया का यह प्रयोग, इसे आप एक प्रयोगशाला के रूप में ले सकते हैं, जहां एक ऐसा प्रयोग किया जा रहा है और इस प्रयोग के जो परिणाम आएंगे ये भविष्य में हमारी राजनीति और प्रशासन की भूमिका को भी निर्धारित करेंगे। ये प्रयोग बताएगा कि अब मशीनें भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगी। हालांकि ये मशीनें इंसान ही बना रहा है, तो क्या उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ करके हमारी व्यवस्था को विकृत किया जा सकता है? क्या इस तरह की व्यवस्था को बनाते समय हमने उसके साथ एक ऐसा सामाजिक और नैतिक ढांचा बनाया है जिसकी निगरानी किया जाना संभव हो? ऐसी कौन सी व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं जो ये बात तय कर सके कि कैसे इंसान और मशीनों के कार्यों में एक संतुलन स्थापित किया जा सकेगा? एक और देश है एस्टोनिया। एस्टोनिया डिजिटल शासन प्रणाली में बहुत आगे निकल गया है। वहां प्रशासनिक क्षेत्र में एआई का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। यहां ऐसे एआई वर्चुअल असिस्टेंट्स का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है जो वहां के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का प्रभावी उपयोग करने के लिए सहयोग करता है, उनको एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराता है। एआई वर्चुअल असिस्टेंट एक उन्हें ऐसी एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जहां नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के साथ जुड़ सकते हैं। आज एस्टोनिया के पब्लिक सेक्टर में 80 से अधिक ऐसे क्षेत्र हैं जहां एआई का उपयोग समस्याओं के समाधान के लिए किया जा रहा है। प्रकारांतर से ये भी प्रयोग किए जा रहे हैं कि हम एआई शासन के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर सकें जहां एआई पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। चीन में ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। वहां एआई के क्षेत्र में भारी मात्रा में पूंजी का निवेश किया जा रहा है। चीन में जो स्मार्ट सिटी परियोजनाएं हैं वहां पे एआई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन में एआई वहां के नागरिकों की शिकायतों को, उनके अनुरोधों को एक जगह कंपाइल करता है और फिर उनको जिस तरह से वो उनकी छंटनी करता है और संबंधित विभागों में उन्हें भेज देता है आगे की कार्यवाही के लिए, ताकि सीधा संवाद जनता के साथ स्थापित हो सके। और इस व्यवस्था के तहत जो कॉल सेंटर्स पर खर्च किया जा रहा था वो खर्च काफी सीमा तक बच गया है। अब तो हम चीन में इंटरनेट अदालतों की स्थापना की बात भी सुन रहे हैं। वो वर्षों से लंबित जो मामले हैं उन्हें भी वो अंतिम परिणति तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेट अदालतें और वर्चुअल जज वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये प्रयोग भी अपने आप में अनोखे हैं और एक नई काल्पनिक दुनिया की ओर इशारा करते हैं कि आने वाले समय में एआई किस तरह से मानवीय जीवन में अपना हस्तक्षेप करने लगेगा। ऑनलाइन माध्यम से
हजारों लाखों केस जो हैं वहां निपटा दिए गए। यह भी दावा किया गया है कि चीन ने पहला एआई प्रोसिक्यूटर तैयार कर लिया है और वो जो सामान्य अपराध के मामले हैं उन केसों को सुनता है, उसका विश्लेषण करता है और निर्णय कर देता है। अमेरिका में भी एआई का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वहां अपेक्षाकृत अधिक सावधानी और जिम्मेदारी के साथ इनका उपयोग किया जा रहा है। कुछ अमेरिकन एजेंसीज नागरिक अधिकारों और उनकी जवाबदेही के सिलसिले में एआई का उपयोग कर रही है। वहां ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां एआई असिस्टेंट्स की नियुक्ति की गई है और वो वहां की शिकायतों को सुनते हैं, आम नागरिकों की, और उनका समाधान प्रस्तुत करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 2017 में दुनिया में पहला एआई राज्य मंत्री नियुक्त किया था, ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं। इसी तरह सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड आदि अनेक देशों में एआई का उपयोग उनकी गवर्नेंस में किया जा रहा है। जापान में एआई मेयर का एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हालांकि उसे आधिकारिक रूप से स्वीकृति नहीं मिली, केवल वो एक प्रयोग के तौर पर वहां किया गया था। प्रश्न यही उठता है कि क्या एआई हमारा सहायक होना चाहिए या निर्णय लेने की प्रक्रिया में हम उसके अस्तित्व और उसकी सहभागिता को स्वीकार करें। हालांकि जिस तरह से अल्बानिया ने डिएला नामक एक मंत्री की नियुक्ति की है, वो तो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपने निर्णयात्मक भूमिका में एआई की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है। ये आभासी मंत्री अपना काम किस सीमा तक निभा पाएंगे, ये समय बताएगा। सऊदी अरब ने 2017 में एक रोबोट सोफिया को प्रतीकात्मक नागरिकता प्रदान की है। निश्चय ही ये प्रयोग एक नए भविष्य की ओर इशारा करता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि यदि कोई निर्णय जो एआई ले रहा है या एआई के सुझाव पर आपने वो निर्णय लिया है, उसकी सिफारिश या संस्तुतियों पर आपने वो निर्णय लिया है और वो निर्णय गलत होता है, वो निर्णय नुकसानदेह होता है, वो निर्णय हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए प्रतिकूल होता है, घातक होता है, हानिकारक होता है, तो ऐसी स्थिति में आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? वो आरोप आप बॉट पर लगाएंगे या उस प्रोग्रामर पर लगाएंगे जिसने उस बॉट का प्रोग्राम सेट किया है या जो उसे संचालित कर रहा है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस दौर में हमारे सामने उठता है जब एआई का प्रयोग हम निर्णय लेने के क्षेत्र में करने लगेंगे। उस समय सामान्यतः आज के दौर में जो हमारे यहाँ नियम बने हुए हैं उसमें यह व्यवस्था की गई है कि हम उसी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराएंगे, उसी संस्था को जवाबदेह ठहराएंगे जो इस पूरी की पूरी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। यदि आप एआई का उसमें उपयोग करते हैं तो निश्चय ही हमें अपने देश के कानूनों में भी व्यापक और प्रभावी बदलाव करने होंगे। इसलिए यह भी संभव है कि हम आने वाले दौर में एआई को एक सहायक के रूप में दें जो मनुष्य को केवल निर्णय दे, ताकि यदि कोई निर्णय गलत होता है तो हम उस व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराएं जिसने उस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए एआई की सहयोग से निर्णय लिया है और बाद में अपने विवेक का उपयोग उसने नहीं किया और एआई आधारित सिफारिश को ही उसने लागू करने की कोशिश की। तो कुछ देशों ने इसे सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है कि एआई केवल एक उपकरण है, यदि उससे चूक होती है तो जिम्मेदारी उस संस्था की होगी, उस व्यक्ति की होगी जिसने उसका उपयोग किया है। अधिकांश देशों की जो व्यवस्था है जहां लोकतांत्रिक सरकारें काम कर रही है, वहां यह सिद्धांत है कि सरकार में पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई निर्णय लिया गया तो क्यों लिया गया, कोई निर्णय नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया, यह उसका मूल सिद्धांत है। जब हम एआई के आधार पर निर्णय लेने लगेंगे तो ये जो हमारी अवधारणा है, क्या एआई उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाएगा या कहीं उसको नुकसान पहुंचाएगा? तो ये पारदर्शिता की जो हम बात करते हैं उसे स्थापित करने के लिए हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा, ताकि हम उस लोकतांत्रिक ढांचे का, उन लोकतांत्रिक मूल्यों का
संरक्षण करने की दिशा में आगे बढ़ सके। एआई की कार्य पद्धति क्या है? एआई कुछ डेटा पर काम करता है, उसकी ट्रेनिंग ही डेटा के माध्यम से होती है। लेकिन यदि वो डेटा पूर्वाग्रह से ग्रस्त है तो आप कल्पना कर सकते हैं वो हमारे लिए कितना घातक होगा। एआई तो उसी को दोहराएगा जो आपने डेटा फीड कर रखा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। किसी जाति, लिंग या वर्ग के विरुद्ध पक्षपाती निर्णय यदि एआई लेने लगेगा तो क्या हम अपने नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा दे पाएंगे, उनकी रक्षा कर पाएंगे, उनको कोई कानूनी संरक्षण मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। यदि हमें एआई का व्यापक उपयोग करना है तो हमें उसके जो नैतिक सिद्धांत हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा और वो प्रोग्राम ऐसे तैयार किए जाएं जहां उन नैतिक प्रश्नों को बहुत गंभीरता के साथ चिंतन मनन किया जाए और उसके आधार पर वो निर्णय ले। एआई को काम करने के लिए डेटा चाहिए और जब आप उसका न्यायिक प्रक्रिया में और प्रशासन में उपयोग करेंगे तो निश्चय ही वो आपके व्यक्तिगत डेटा को भी उसमें एक तरह से कहीं संग्रहण करेगा और उसे व्यक्तिगत डेटा की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ये चिंता जुड़ती है कि जब उसके पास व्यक्तिगत डेटा सभी लोगों का पहुंच जाएगा तो क्या हम डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत उनकी रक्षा कर सकते हैं, व्यक्ति की प्राइवेसी या निजता की रक्षा कर सकते हैं? इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि एआई जिस डेटा पर काम कर रहा है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। एक व्यक्ति की जो प्राइवेसी है उसका सम्मान किया जाए। इस सिद्धांत के आधार पर तो यह भी कहा जाएगा कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के यदि एआई सब कुछ कर रहा है तो हमें सतर्कता बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है, गलत आचरण करता है तो उस पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। एआई को आप क्या सजा देंगे? संवेदना शून्य है। एआई पर आप क्या जुर्माना लगाएंगे? कुछ पे नहीं कर सकता आपको। एक और प्रश्न खड़ा होता है, यदि एआई ने जो निर्णय दिया है उससे आप असहमत हैं तब क्या करेंगे? किसके पास शिकायत करेंगे? क्योंकि वो तो जो उसमें डेटा फीड कर रखा है उसी के आधार पर काम कर रहा है। तो क्या हमारे कानून ऐसी कोई व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे जहां एआई के निर्णयों से असहमति प्रकट की गई हो तो मानवीय बौद्धिक क्षमता के आधार पर उस निर्णय को बाद में बदला हो? तो एआई हमारे नागरिकों की प्राइवेसी के साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी रक्षा कर सके, यह प्रावधान हमें इस एआई टेक्नोलॉजी के साथ भविष्य में जोड़ने की तैयारी अभी से करनी होगी। जहां तक हमारे देश के संदर्भ में बात की जाए, जहां संसाधनों की कमी है, मानव कर्मियों की कमी है, वहां एआई उन कार्यों को तेजी से निपटाने में हमारा सहयोगी बन सकता है। भारत और अन्य विकासशील देशों में एआई आधारित प्रशासनिक प्रयोगों को सफल बनाने के लिए एक संतुलित और सावधानी पूर्वक एक प्रगतिशील रवैया अपनाना होगा। तकनीकी तैयारी अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, डेटा स्किल्स जो हैं वो हमारी बेहतर होनी चाहिए। इन आधार पर हम जवाबदेही, पारदर्शिता और डेटा संरक्षण जैसे कानूनी और नैतिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए यदि एआई का प्रयोग करेंगे तो एआई हमारे एक बेहतर शासन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 21वीं सदी के हमारे शासन प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। यह सत्ता और शासन के तौर तरीकों में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की आधार भूमिका तैयार कर सकता है, जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट ने पिछले कुछ वर्षों में यह चमत्कार किया है। ये उम्मीद कर सकते हैं कि एआई हमारा विकल्प नहीं बने, बल्कि एआई या कृत्रिम बौद्धिकता मानव बौद्धिकता की सहयोगी बनकर व्यापक मानवीय हितों के लिए कार्य करने की ओर आगे बढ़े, ना कि उसका विकल्प बनकर हमारे लिए एक नई चुनौती खड़ी करे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को
उस जिम्मेदार तकनीकी दौर की शुभकामनाएं देते हुए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।